दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड जो है इसके बीच में आखिर क्या राड़ा फंसा हुआ है। क्यों केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को फिर से पार्लियामेंट में प्रस्तावित करना चाहती है, पेश करना चाहती है, और इस मसले में दोनों पक्षों के बीच में आखिर ये विवाद है क्या। आपको ये बताते चले कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पिछले अगस्त में पार्लियामेंट में पेश किया गया था और काफी गर्मा गर्म बहस के बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया था। लेकिन विवाद उस समय में फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र मीडिया से बात करते हुए किया है कि वह इसी सत्र में इस बिल को फिर से पार्लियामेंट में पेश करेंगे। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बिल से वास्तव में प्रॉब्लम है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा रन की जाने वाली केंद्र की सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है? क्यों वक्फ बोर्ड जो है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके सारे सदस्य इसे एक भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल एजेंडे को प्रमोट करने का आइडिया मानता है? और क्यों वो सारे विपक्षी दलों के साथ इतनी जोर शोर से कोऑर्डिनेशन में है? और यही नहीं, एनडीए के घटक दल को भी इस बिल का विरोध करने के लिए मनाने में लगे हुए, खास करके जो नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि कुछ हद तक मुस्लिम के बीच में अपना वोट ले लेने में कामयाब हो जाते हैं और बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, उनके ऊपर दबाव बनाने में आखिर क्यों लगा हुआ है। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश में इस बात के वादा के साथ आए थे कि वह मुस्लिम हितों की सुरक्षा करेंगे, जिसके वजह से कि वहां के सारे मुसलमानों ने उनको वोट किया था, क्यों उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए? क्या यह बिल वास्तविकता में एंटी मुस्लिम है भी या नहीं है, या ये वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए साजिशतन इसे एक कम्युनल एजेंडा का टोन दे करके बीजेपी को एक एंटी माइनॉरिटी सरकार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है? क्योंकि काफी लंबे समय से कुंडली मार करके इन प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड के सदस्य या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बैठे हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां केंद्र की सरकार इस बात के ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि वह इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड के संचालन और संपत्ति प्रबंधन को विनियमित करने के उद्देश्य से इस बिल को लाए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान पर हमला और मुस्लिमों को निशाना बनाने वाला कदम बताया है। आर पार की लड़ाई के मूड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सभी अनुयायियों या यूं कहे कि अपने धर्मावलंबियों को इस बात का आग्रह किया था कि जुम्मे की नमाज यानी जो लास्ट फ्राइडे ईद का होगा, उस दिन अपने हाथों पर काली पट्टी लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन करें, ताकि अपना दबदबा वो विपक्षी पार्टियों को भी दिखा सके और एनडीए के अंदर में ऐसे घटक जो कि मुस्लिम वोटरों पर डिपेंडेंट हैं, उनके माध्यम से भी अपनी ताकत को वो दिखा सके। जहां इंडिया गठबंधन के सारे घटक या यूं कहें कि पूरा विपक्षी इस बिल पर सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में दिख रही हैं, वहीं एनडीए के अंदर में जो घटक काम कर रही हैं उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काफी प्रेशर में आए हुए हैं, क्योंकि उनका डिपेंडेंस इन वोटरों पे अपने अपने स्टेट में ज्यादा है। उसी के साथ एक और घटक जिसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ने वाला है वह है महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी, खासकर जो अजित पवार का गुट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मुस्लिम वोटरों का परसेंटेज अच्छा खासा है। अगर हम इस तीनों स्टेट के मुस्लिम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें से बिहार में जो 2022 का सर्वे बताता है उसमें लगभग 17% मुस्लिम बिहार में रहते हैं, जिसमें कि यह वोट दो हिस्सों में बढ़ता है, कुछ आरजेडी को जाता है और कुछ जो है नीतीश कुमार की पार्टी को, जदयू को जाता है। कई सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंसी नॉर्थ बिहार के हैं जहां पे कि मुस्लिम वोटर्स काफी डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, खास करके सीमांचल के क्षेत्रों में। इसीलिए इनकी पॉपुलेशन कितनी है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि कितने कंस्टिट्यूएंसी में इनकी अच्छी खासी प्रभाव है, जहां पर नीतीश कुमार को इनसे वोट मांगने जाना पड़ेगा। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड में छपे एक खबर के मुताबिक बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है, जिसमें कि मुख्य रूप से
पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट आता है। इसमें लगभग 24 सीट्स हैं। इन 24 सीटों पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन का एवरेज परसेंटेज है वो 47% है। और अगर आप इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर आप अररिया को देखते हैं तो वहां पे 42% लगभग मुस्लिम आबादी है। वहीं कटिहार की अगर देखते हैं तो आप वहां पे 43% के आसपास है। पूर्णिया की देखते हैं तो लगभग 38% मुस्लिम आबादी है। इस 24 कंस्टिट्यूएंसी में यह कुवत है कि यह किसी भी व्यक्ति की सरकार बना सकती है या बिगाड़ सकती है। इस लिहाज से नीतीश कुमार यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए मुस्लिम वोटर के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितनी कठिन अग्नि परीक्षा है कि एक तरफ सरकार बचाने के लिए उसे भाजपा की समर्थन की जरूरत है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में नीतीश कुमार का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया था, तो यह भाजपा पे डिपेंडेंट। और दूसरी ओर अगर यह बढ़ना चाहता है और अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस करना चाहता है तो इनको मुस्लिम वोटर की दरकार है। और उस लिए क्या ऐसी विषम स्थिति में वह एनडीए के भीतर रहने इस बात का साहस दिखा पाएंगे कि वो वक्फ बोर्ड बिल पर खुल करके एनडीए का विरोध कर सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सदस्यों ने नीतीश कुमार के इसी दुखती रग को कुरेदने का काम किया है और कहा है कि वह अब भी उसे सेकुलर मानते हैं, उनके लिए वोट कर सकते हैं। अगर वो एनडीए में भी रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन इस बिल का वह अंदर से विरोध करें, क्योंकि उनको ये पता है कि इंडिया ब्लॉक अकेले दम पर इस बिल को रोकने में नाकाम रहेगी। जब तक एनडीए का घटक दल का उनको समर्थन नहीं मिलेगा तब तक यह बिल अब रुकने वाला नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार साथ दे पाएंगे? कमोबेश यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू की है और एनसीपी उनकी भी एक खास से मुस्लिम वोटर्स के बीच में है और आज न कल उनको इलेक्शन में उन वोटरों की दरकार है।